हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 8 दिसंबर को सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद देश छोड़ करके और रसिया में जाकर के वो शरण लिए। दोस्तों, ये जो सीरिया में ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है और ये कह लें कि ये जो सिविल वार है, यह आज की घटना नहीं है। ये ऐसा नहीं हुआ कि एक सडन ये डेवलपमेंट है। ये इसका जो सिलसिला शुरुआत इसकी हुई 2011 में ही, और उस समय से ये चलता रहा। और ख़ास करके जो 2015 में रशियन इंटरवेंशन के बाद सीरियन प्रेसिडेंट बहुत हद तक ये कह दें कि ही वॉज सक्सेसफुल इन क्वेश्चन और इवन क्वेलिंग द रेबल्स देयर। लेकिन अभी जो घटना घटी है इसमें बड़ा ही फास्ट डेवलपमेंट्स हुआ, और इसमें मैंने हार्डली हम कह लें कि विद इन 12 डेज जो STS लेड कोलिशन फोर्सेस थे, रेबल फोर्सेस, उन्होंने दमास्कस पर कब्जा कर लिया। अगर हम इस पूरे में देखें तो जो सबसे बड़ा लूजर है वो ईरान है और रसिया है, क्योंकि यही दोनों कंट्री सीरियन प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने में सबसे आगे थे। तो दोस्तों, अब हम देखें कि ये जो सीरिया में जो चेंज ऑफ गार्ड हुए, इससे ईरान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसका असर तो पूरे जो रीजन है वेस्ट एशिया में, हर जगह इसका असर वहाँ के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उस पर पड़ेगा। लेकिन हम देखें कि चूँकि सीरियन प्रेसिडेंट का बड़ा ही क्लोज एसोसिएशन ईरान से रहा है, तो ईरान के पॉलिटिक्स पर और ये कहते हैं कि उसके इंटरनल एक्सटर्नल जो आउटलुक है उस पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सीरिया और इवन कह लें स्पेसिफिकली कि असद फैमिली का ईरान से जो रिश्ता है और दोनों का जो क्लोज एसोसिएशन है वो आज की बात नहीं है। ये इसकी शुरुआत 79 से हुई। 79 में जब आयतुल्लाह खुमैनी ने वहाँ के शाह को डिपोज कर एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना की, तो उस समय सीरिया के जो उसमें प्रेसिडेंट थे हाफिज अल असद, वो अभी के प्रेजेंट बशर अल असद के फादर थे। तो दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज इस्लामिक स्टेट। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो 80s में जब ईरान इराक वार हुआ तो सीरिया was the only state to support ईरान। तो इस तरह से ईरान और इराक में ईरान और सीरिया का एसोसिएशन कंटिन्यूड रहा। इवन 2003 में जब US का अटैक इराक पर हुआ तो उस समय इस दोनों का एसोसिएशन और इस दोनों के जो लिंकेजेस हैं इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, वो काफ़ी डीपेन हुआ। इसी का रिजल्ट है कि अभी जब 2011 में ये डोमेस्टिक प्रोटेस्ट हुए ये अल असद के एंगेस्ट में, तो ईरान ने खुल करके सहयोग किया। तो इस तरह से हम देखें कि दोनों की स्ट्रेटजी भी मोरलेस सेम थी, क्योंकि सीरिया भी इजराइल और US को अपना मेन एनिमी समझता था, और सिमिलर वाज द केस विथ ईरान। तो ईरान और को जो ईरान इराक वार के बाद ईरान की जो स्ट्रेटजी थी कि जस्ट टू बिल्ड ए एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल नॉन स्टेट एक्टर्स, तो उसमें सीरिया का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि इनका जो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है उसमें हुतीज़ हैं यमन में, हमास गाजा में, और हिजबुल्ला लेबनान में, उस तरह जो मिलिशियाज इन इराक, ये सारे थे। और सीरिया वाज द ओनली स्टेट टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस। तो इस तरह से कह लें कि सीरिया का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्लेस ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें था। और यही कारण है कि ईरान के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और इवन की एडवाइजर टू आयतुल्लाह खमैनी, अली अकबर बिलायती, उन्होंने सीरियन गवर्नमेंट को कहा था कि इट इज़ द गोल्डन रिंग ऑफ रेसिस्टेंस चेन, एंड विदाउट
Syrian government, this chain will break. अभी अगर हम देखें तो that has literally happened. सीरिया में अब नए गवर्नमेंट की आ गई है, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ईरान के साथ उभर के आ गया कि ईरान अब हिजबुल्लाह को जिस तरह से पहले मिलिट्री सपोर्ट करता था, इवन सारे जो हथियार और इवन लिथल वेपन्स वो सीरिया के थ्रू ईरान को सप्लाई कर हिजबुल्लाह को सप्लाई करता, नाउ दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज सीरिया अंडर ए राइवल कंट्रोल और राइवल पावर सेंटर। अब ईरान के पास ये फैसिलिटी और एक प्रिविलेज नहीं होगा कि वो लैंड बॉर्डर के थ्रू और इवन सीरियन टेरिटरी के थ्रू अपने वेपन्स वगैरह को सप्लाई कर सके। और ऐसे देखें तो लास्ट ईयर अक्टूबर 7, 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया, तो उस समय के बाद इजराइल ने अपना एक रिवेंज और इवन कहेंगे कि रिटेलिटरी एक्शन में हमास के ऊपर अटैक किया। फिर उसके बाद जब हमास की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई और इवन उसके सारे जो टॉप लीडर्स मारे गए, तब इजराइल ने अपना फोकस लेबनान के ऊपर शिफ्ट किया और स्पेशली हिजबुल्लाह के। तो विद इन 3 months अगर आप देखें तो इजराइल डिस्ट्रॉयड द कमांड स्ट्रक्चर ऑफ हिजबुल्लाह, इवन इट्स टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह वाज assassinated। तो इस तरह से देखें कि हुतीज ऑलरेडी they don't have that much capability to inflict damage. Of course, they are also supporting Hamas by targeting ships in Red Sea. तो इस तरह से देखें कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो था ईरान ने बिल्डअप किया था अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, वो अब काफ़ी वीक हो चुका है। और सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के जाने के बाद अब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान टू रीबिल्ड दिस इंटायर सिस्टम। ऐसे भी अगर देखें तो ऐसा इसका पर्पस था कि अगर बेसिक प्रीमाइस ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बनाने के पहले था कि भाई इसमें से अगर कोई भी किसी फॉरेन एंटिटी के द्वारा अटैक किया जाता है किसी के ऊपर भी, तो सारे जो बाकी ग्रुप्स हैं वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुतीज पर जब सऊदी अरबिया का अटैक हुआ, सऊदी अरबियन फोर्सेस जब वहाँ के जो कह लें कि जो रूलिंग पार्टी थी उसके सपोर्ट में हुतीज के अगेंस्ट में कैंपेन जब स्टार्ट किया, तो नन ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हेल्प देम। ये अलग बात है कि ईरान ने उसे मिलिट्री वेपन्स सप्लाई किया और इवन डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा, लेकिन एक्चुअल मिलिट्री जो कैंपेन में किसी ने भाग नहीं लिया। इवन हिजबुल्लाह नहीं रहे, इवन हमास पर भी जब इजराइल का अटैक हुआ तो उस समय भी हिजबुल्लाह दे वर जस्ट फाइटिंग सिम्बॉलिकली अगेंस्ट इजराइल। वो नदर्न बॉर्डर पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे थे, बस ये नहीं कि फुल फ्लेज्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ईरान was nowhere in the picture. It was only providing diplomatic support or maybe some military weapons to Hezbollah, not Hamas, because Hamas का जो सारा रास्ता ही ब्लॉक था, तो हमास कहीं से भी सपोर्ट गेन नहीं कर सकता था। और जहाँ तक सीरिया की बात है तो सीरिया was almost quiet. It was busy with rebuilding its relations with the Arab states, क्योंकि अरब स्टेट ने 2011 में ही अरब लीग से इसको सस्पेंड कर दिया गया था। अब लास्ट ईयर में 2023 को इसे फिर से रीएडमिट किया, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि नाउ असद हैज सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड द रेबल ऑफेंसिव और रेबल फोर्सेस देयर। तो ये सीन अब है कि ईरान को इसका बहुत ही ईरान को अपने फिर से एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस वाली पॉलिसी को अपनाने में और उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। दूसरा जो इसी से एक अगर हम देखें कि एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस दैट इज़ नाउ इन टैटर्स। सो अब ईरान को होगा कि पहले तो ये था कि भाई इट वाज वर्किंग एज ए डेटरेंस फॉर अदर पावर्स, अब उसका खतरा
इजराइल से और इवन यूएस से बढ़ जाएगा। दूसरी बात अगर आप देखें तो वेस्ट एशिया में शिया सुन्नी की जो राइवलरी है वो बहुत पहले से चल रहा है और अब ऑलमोस्ट पीक पर था। और ये दोनों को लीड करने वाले, एक सुन्नी ग्रुप को लीड कर रहा था सऊदी अरेबिया और ईरान शिया ग्रुप को। तो अब जब ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस और इवन विद द डिपार्चर ऑफ बशर अल असद, द इंटायर डायनामिक्स हैज चेंज्ड और एक बार फिर ये राइवलरी को फिर से यानी कि इसमें एक नई जान आ जाएगी। सऊदी अरेबिया मे ट्राई टू रीअसर्ट इट्स पावर इन द रीजन। तो अब ईरान को इसका भी प्रॉब्लम होगा। मे बी ये जो सीरिया में जो चेंजेस हुए हैं तो इससे ईरान के जो इंटरनल अपोजिशन ग्रुप्स हैं, चाहे वो विद इन द कंट्री है या आउटसाइड द कंट्री, दे विल गेट इन्वॉल्वड और वो फिर से एक बार पूरी कोशिश कर सकते हैं कि ये जो क्लर्जी डोमिनेटेड रिजीम है या थियोक्रेटिक स्टेट है इसको हम डिस्प्लेस करें। क्योंकि अंदर में ही अगर हम इंटरनल में भी देखें तो इंटरनल में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि ईरान इज ऑलरेडी फेसिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स। ये हिजाब के कारण तो ऑलरेडी इतनी दिनों तो काफ़ी वायलेंट इनफैक्ट अपोजिशन हुआ ही था और स्टेट के अगेंस्ट में, तो उससे तो बड़ा ही यानी कह लें कि वायलेंटली क्रश कर दिया है, मर्सीलेसली दैट प्रोटेस्ट वाज क्रस्ड। लेकिन अब इस घटना के बाद मे बी ईरानियन इवन पीपल विद इन द कंट्री और ईरानियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड, दे विल come together again and maybe fight against the conservatives of this theocratic society. अगर हम देखें तो अभी का जो लेटेस्ट जो प्रेसिडेंट हैं और ईरान के मसूद पेजेश्कियान, ही इज ऑल्सो वेरी pragmatic. He doesn't support this strategy of building a coalition of rebel forces against their नेबरिंग कंट्रीज और इवन अदर पावर्स, क्योंकि उसका रिजल्ट जो हुआ है वो ईरान के लिए काफ़ी डिसास्टर्स रहा है। अगर इकोनॉमिकली देखें तो ईरान इज़ नोवेयर, इट्स कंडीशन इज़ वेरी पुअर। अदरवाइज ईरान के पास सब कुछ है, इट शुड हैव द लग्जरी टू प्रॉस्पर लाइक अदर ऑयल रिच स्टेट्स, लेकिन अभी सैंक्शन के कारण है कि ये अपने ऑयल को भी नहीं माने इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है। तो इस तरह से इसको अंदर से भी खतरा है, बाहर से भी खतरा है। तो इसमें पॉसिबिलिटी यही है कि भाई ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा। जो सबसे ज़्यादा लोगों को खतरा है बाहर से, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि गिवन द एक्सटर्नल थ्रेट्स एज वेल एज द इंटरनल पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल रेबेलियन, ईरान अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है उसको वेपनाइज कर सकता है। क्योंकि अभी तक तो होता था कि वो कहता था कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल यूजेस के लिए, दैट इज़ फॉर जनरेटिंग एनर्जी और इवन अदर मेडिसिनल यूजेस के लिए। लेकिन अब ईरान इसको एक नए डायरेक्शन में ले जा सकता है, जबकि अगर ओवरऑल देखें तो हमेशा जो आउटसाइड पावर मेजर पावर्स इवन वेस्ट को लगता था कि ईरान समहाउ it is moving in the same direction of developing nuclear weapons. लेकिन अब maybe just to defeat or to counter the threats from outside as well as from inside, it may go nuclear. That is the possibility. लेकिन it is easier said than done, क्योंकि अब Israel as well as US will have very keen eye on Iranian activities in this field, and the moment they will have doubt that Iran is moving in the direction of developing nuclear weapons, they may take some action against them. तो ईरान के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम देखें कि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी है कि हमेशा वो मैक्सिमम प्रेशर की जो पॉलिसी थी वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। तो इस स्थिति में चूँकि जो ईरानी प्रेसिडेंट है वो काफ़ी प्रैग्मेटिक है, वो चाह रहे हैं कि भाई वेस्ट के साथ जो ईरान का रिलेशन है वो सुधर जाए और इवन
फिर से वो जो डिप्लोमेटिक टेंशन है दोनों के बीच वो रिजॉल्व हो, ताकि ईरान से सैंक्शन हटे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर से एक ट्रैक पर या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर लाया जा सके। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ईरान में गो फॉर ए ग्रैंड बार्गेन, पीस बार्गेन विथ यूएस लेड द वेस्टर्न ब्लॉक, और उसमें हो सकता है कि मान देयर विल बी सम गिव एंड टेक बिटवीन ईरान एंड द वेस्ट ऑन वेरियस न्यूक्लियर इशूज एज वेल एज मिसाइल एंड अदर इशूज, क्योंकि ईरान तो ऑलमोस्ट फ्रीज कर ही दिया था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। देयर वेर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनरिचिंग यूरेनियम एंड अदर इशूज। इसके अलावा ट्रंप का जो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन था कि इट शुड एक्सपैंड, it should not be limited to the nuclear program, even the missile and other जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो मे बी अब ईरान will be willing to accept some restrictions on that. So that is also one of the options before Iran. थर्ड जो ऑप्शन हो सकता है कि ईरान अपनी जो ये पुरानी स्ट्रेटजी है कि एक्सेस डेवलप करें रेबल फोर्सेस का और इवन नॉन स्टेट एक्टर्स का, जस्ट टू कीप इटसेल्फ सिक्योर फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स, चाहे वो इजराइल हो या इवन गल्फ कंट्रीज से भी अपने को सेफ रखने के लिए। तो ईरान हो सकता है कि इस पॉलिसी को चेंज कर दे और अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक अपने रिलेशन को एक नया आयाम दे, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के मीडिएशन के कारण ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से रीएस्टेब्लिश हो गया है। तो इस डायरेक्शन में अब ईरान विल बी विलिंग टू मूव फास्ट एंड रीस्टोर और इवन टू बिल्ड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप विथ द गल्फ मोनार्क्स। तो अगर हम देखें कि आगे के दिनों में बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने की संभावना है। ईरान किस दिशा में जाता है, ये अपने स्ट्रेटजी को पुरानी स्ट्रेटजी पर कायम रहता है या उस अपने जो पुराने स्ट्रेटजी को फिर से रिव्यू कर एक नए डायरेक्शन में और एक नया ईरान की तरफ उभर रहा है। धन्यवाद।